नहीं जा सकती, हर चीज़ का इंटरव्यू नहीं किया जा सकता। अच्छा, फिर देखें कल्चरल बैरियर्स भी तो हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसको इजाज़त मिल ही गई है कि वो एक फैमिली को ऑब्ज़र्व कर सकता है, तो अब ये तो नहीं हो सकता कि वो जाकर उन फैमिली के एक-एक बंदे का इंटरव्यू लेना शुरू कर दे, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, वो ये ज़रूर देख सकता है कि किस तरीके से ख़वातीन जो हैं, वो कामों के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, किस तरीके से जो है वो बंदे जो है वो अपने दिन के सारे जो चोर्स हैं, जो काम हैं, वो कैसे अंजाम देते हैं। बट ही कैन नॉट एक्चुअली गो एंड सिट विद ईच एंड एवरीवन एंड आस्क देम the questions related to their life, related to their well-being. Plus, there is a huge chance that the people might not tell him the exact information or true information which he or she intends to grasp. And it might be possible that if he or she indulges direct contact with the people, he might actually sacrifice a very valuable piece of information which we could otherwise have collected. ठीक है? So ये एक ethnographic type of a research है, ठीक है? And lastly, we have the archival research. Archival research, as the name indicates, के ये archives से related है, यानी कि ये document से related है, यानी कि ये जो already आपके पास documented data मौजूद है, उसकी research करने का नाम है। जैसे कि यहाँ पर भी मैंने place कर दिया कि archival research is that type of a research that normally uses administrative records and documents as the principal source of data. अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा कि आर्काइवल रिसर्च पे ना हमारी ये बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं होती कि हम सिर्फ रिसर्च आर्टिकल्स के ऊपर ही बेस करें। आर्काइवल टाइप ऑफ अ रिसर्च ज़्यादातर हम उस वक़्त यूटिलाइज़ करते हैं कि जब हमें पता हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स के अंदर इसकी कोई प्रेसिडेंस मौजूद है, ठीक है? या हमारे पास हमें नॉलेज हो कि कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें लिखी गई हैं। तो इस तरह की तमाम रिसर्च स्ट्रैटेजीज़ को हम आर्काइवल रिसर्च के अंदर जो है वो प्लेस करते हैं। नॉर्मली दिस टाइप ऑफ एन आर्काइवल रिसर्च अलाउज़ द रिसर्चर या रिसर्च क्वेश्चंस जो कि ज़्यादातर पास्ट पर फ़ोकस होते हैं। अच्छा, इसकी अगर बेस्ट एग्ज़ाम्पल देखनी हो, तो इसकी एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं? प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल दे सकेंगे? देंगे? क्या हो सकती है? एप्स्टीन फाइल्स पर रिसर्च करना, और उससे भी ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता कि हम ये क्यों ना कहें कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इजिप्शियंस, तो देखें इजिप्शियंस का कितना रिच डाटा जो है वो हमारे पास डिफरेंट आर्काइव्स की फॉर्म में मौजूद है। ऐसा ही है? यानी कि अगर आप इजिप्शियन जो फ़ैरल्स हैं उनके डिफरेंट एराज़ को देखें, तो हर एक फ़ैरल का एक डिफरेंट एरा मौजूद है। उसकी मोर और लेस मिलती-जुलती लैंग्वेज ज़रूर है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट डायलेक्ट्स और कल्चरल सेटिंग्स मौजूद हैं। और ये सारे का सारा डाटा जो है ये मुख्तलिफ आर्कियोलॉजिस्ट ने मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स के ऊपर जो है वो आर्काइव कर भी रखा हुआ है। अब चलें अज़्यूम करें कि जी लेट अस से दैट वी हैव फाउंड और द पीपल दैट आर researching over there or searching over there have found a new tomb, let's say उनको कोई और नया tomb मिल गया and there are some scripts on that specific tomb or on the sarcophagus of that specific king। तो सबसे पहला काम वो क्या करेंगे? अच्छा, आप ज़रा सोचें, क्या इस केस में आप सर्वे कर सकते हैं? नहीं। क्या इस केस में आप एक्शन रिसर्च कर सकते हैं? नहीं। क्या इस केस में आप ऑब्जर्वेशन टाइप ऑफ रिसर्च कर सकते हैं? नहीं। इस केस में ले देकर आपके पास एक ही टाइप ऑफ रिसर्च रह जाएगी कि इफ़ यू वांट टू स्टडी कि जी एक सार्कोफेगस या एक अगर टोम मिल गया और उसके अंदर कोई अगर इंस्क्रिप्शंस मौजूद हैं, कोई राइटिंग्स मौजूद हैं, एंड इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि जी इन राइटिंग्स का क्या मतलब हो सकता है, क्या ये हमें किसी और टोम या किसी और चीज़ की तरफ गाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इन दैट केस हमारा आखिरी सहारा जो है वो आर्काइव्स ही होंगी। कौन से वाले आर्काइव? सबसे पहले हमें वो वाले रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे जो कि डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट ने बनाए हुए हैं। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत बड़ी एक रिच लाइब्रेरी मौजूद है। पहले तो ये कायरो म्यूजियम का पार्ट ही हुआ करती थी। कभी अल्लाह खैर करे आप लोगों में से कभी किसी को जाने का मौका मिले, तो कायरो म्यूजियम जो था वो पहले शहर के बिल्कुल अंदर था, उसके पास एक अजीब सा बाजार भी लगता है। तो अब फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स मेरा ख्याल है इजिप्ट वाले जो इनके आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसने डिसाइड किया कि जी हमें एक बहुत बड़ा एक म्यूजियम बनाना है, और इन्होंने एक नया म्यूजियम की एक नई बिल्डिंग बनाई है जिसको जेम का नाम दिया जाता है, GEM, ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम। अच्छा, ये जो GEM है
अभी ये पूरा नहीं खुला है, चूंकि मेरे बहुत सारे दोस्त उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, इसलिए मुझे उसका अंदाजा है कि जीईएम के अंदर एक प्रॉपर सेक्शन ऐसा मौजूद है जो कि लाइब्रेरी है बेसिकली, और वो लाइब्रेरी बनाई ही इसी काम के लिए गई है कि बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट जो अब जिंदा नहीं भी हैं, उन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम के ऊपर जिस तरीके से डिफरेंट सिंबल्स को ट्रांसलेट किया, उनका जो डायलेक्ट्स है उनको समझा, वो तमाम की तमाम रिसर्च जो है वो वहां पर मौजूद है। आप अगर देखना चाहें, कोई एक रिसर्चर जो है वो ये देखना चाहे कोई के लेट्स से कोई एक नया आर्टिफैक्ट उनको मिल गया, समझ नहीं आ रही कि उस आर्टिफैक्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो द बेस्ट वे वुड बी कि वो स्पेसिफिक म्यूजियम में जाए, उस स्पेसिफिक म्यूजियम में जितने भी रिकॉर्ड्स मौजूद हैं उन तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स को खंगाले, देखता जाए और मैच कर ले, क्योंकि याद रखिएगा कि ये जो इजिप्टोलॉजी है, ये जो इजिप्ट की लैंग्वेज है, ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है, ये वर्ड्स की तरह की लैंग्वेज नहीं है, ये सिंबल्स में लिखी जाती है। और इसको हम मेरा ख्याल है होलोग्राफिक्स कहते हैं शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये जो इस तरह की तमाम टाइप ऑफ रिसर्च है, ये आर्काइवल रिसर्च कहलाती है। अच्छा, फिर इसी तरीके से फॉर एग्जांपल कि अगर हम ये देखना चाहें, लेट्स से कि ये जो आर्किटेक्ट्स हैं ये इस तरह की रिसर्चेस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कि इफ अ स्पेसिफिक आर्किटेक्ट हैज़ कम अप विद अ न्यू डिज़ाइन, ठीक है, कि एक बिल्डिंग के न्यू डिज़ाइन से ही और शी हैज़ एक्चुअली कम अप विद अ न्यू डिज़ाइन। अच्छा, अब बिफोर फाइनलाइजिंग दैट डिज़ाइन के क्या लेट अस से एक जो है architect है, he or she has actually come up with 100 feet skyscraper और 300 feet skyscraper, और let us say कि उसका डिजाइन जो है वो D shaped और B shaped और something like that है। तो इससे पहले कि वो इस डिजाइन को फाइनलाइज करे, बट ही और शी विल आइडियली डू इज, और वो वाकई में ऐसा करते हैं कि वो पूरी दुनिया के अंदर जहां पर भी उससे मिलती जुलती बिल्डिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, उस डिजाइन की बिल्डिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, नॉर्मली वो डायरेक्टली उन कंपनीज को ही रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि जी आपकी वाली जो बिल्डिंग थी, हम इस तरह की एक बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं और हमें फ्यूचर रिसर्च के लिए जरूरत है, क्या आप अपने इस वाली जनरल जो आपकी बिल्डिंग है इसका पब्लिक ब्लूप्रिंट, याद रखिएगा कि जितनी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं इनके दो ब्लूप्रिंट्स होते हैं। एक ब्लूप्रिंट वो होता है जो एक्चुअली बिल्ड हो रहा होता है साथ साथ, और एक वही टेक्निकली वही ब्लूप्रिंट होता है, लेकिन एक वो ब्लूप्रिंट होता है जो उनकी स्पेसिफिक अथॉरिटी के अंदर भी सबमिट किया जाता है। याद रखिएगा वो ब्लूप्रिंट पब्लिक ब्लूप्रिंट होता है, और वो जैसे अगर यूएस के अंदर होगा तो वो पब्लिक लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगा, यूके में होगा तो वो भी आपको पब्लिक लाइब्रेरी में मिल जाएगा, बहुत सारे और कंट्रीज में भी आपको वो वाला ब्लूप्रिंट जो है वो आपको पब्लिक लाइब्रेरीज में एक्सेसिबल होगा, मिल जाएगा आपको। जैसे कि अगर पुराने लंदन की को देखा जाए तो पुराना लंदन की जितनी भी आपको बिल्डिंग्स थी उन, या पुराना लंदन जब डिजाइन हुआ था वो भी आपको उसकी स्पेसिफिक आर्काइव्स में मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप कभी इटली जाने के इत्तेफाक हो, उसको देखें, वेनिस को देखें, तो जो पुरानी आर्काइव्स हैं उनके अंदर आपको तमाम की तमाम जो डाविंची ने इसको कैसे डिजाइन किया, फिर उसके बाद ओवर टाइम उन्होंने कैसे कैसे उसको चेंज किया, ये सारे का सारा आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड में डिफरेंट लाइब्रेरीज के अंदर इटली में आपको ये मिल जाएगा डाटा। और नॉर्मली होता भी यही है कि जब कभी भी बहुत सारा तो जो आर्काइवल रिसर्च है इस तरह की आर्किटेक्ट से रिलेटेड, ये तो ऑलरेडी उनके कोर्स का भी हिस्सा होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं। लेकिन अगर ना भी हो और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन उनको रिक्वायर्ड हो तो देयर आर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स जो कि इस तरह के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स को और डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करते हैं। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है एज पर दी कंट्री लॉ। तो वो वहां से जाकर नॉर्मली जो रिसर्च है, जो रिसर्चर होता है वो ये इन तमाम की तमाम चीजों को एक दफा रिकॉर्ड्स को देख लेता है। सो दीज आर फ्यू टाइप्स ऑफ द रिसर्च स्ट्रैटेजीज। लास्टली मैंने आपके लिए इस स्लाइड के अंदर थोड़ी सी एक चीज और रखी है, देख लीजिएगा कि द रोल ऑफ प्रैक्टिशनर रिसर्च। जब भी कोई भी हम रिसर्च करते हैं और ऐसी रिसर्च हो जिसके अंदर प्रैक्टिशनर या रिसर्चर खुद इन्वॉल्व है, तो याद रखिएगा कि उसका बेनिफिट क्या है या उसके कुछ की फीचर्स हैं जो कि हमें बेनिफिट भी दे सकते हैं। एंड येट अगेन हमारा जो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ दैट स्पेसिफिक रिसर्च स्ट्रैटेजी कैन एक्चुअली बी अलाइंड टू अचीव आवर रिसर्च ऑब्जेक्टिव। ठीक है,